हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे, जबकि हमने इससे पहले लेक्चर्स में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यद्यपि अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा और किए गए कार्य के बीच में संबंध को बताता है, जिसे कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, परंतु ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता। इसके अलावा दूसरी जो लिमिटेशन है वो है प्रथम नियम के अनुसार किसी भी विलगित तंत्र की अवस्था परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर होती है, परंतु यह नियम इस बात पर प्रकाश नहीं डालता कि अवस्था परिवर्तन स्वतः होती है या नहीं, अथवा परिवर्तन संभव है या नहीं। प्रथम नियम तीसरी लिमिटेशन है कि प्रथम नियम के अनुसार एक प्रकार की ऊर्जा तुल्य मात्रा की दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, पर यह नियम यह नहीं बताता कि ऊष्मा को बिना कहीं अन्य परिवर्तित किए तुल्य मात्रा में कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रथम नियम की इन कमियों को दूर करने के लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रतिपादित किया गया, जिसे कि हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को कहते हैं, जिसकी सहायता से ऊष्मा के प्रवाह की दिशा रासायनिक प्रक्रमों के स्वतः होना, स्पॉन्टेनियस होना, साम्यावस्था प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस नियम के द्वारा ऊष्मा की अधिकतम मात्रा जो कि कार्य में परिवर्तित होती है की गणना भी की जा सकती है। तो यहाँ पर अब हमने बात की कि अवस्था परिवर्तन स्वतः यानी कि ऑटो स्पॉन्टेनियस है और या इरिवर्सिबल है। हमने पहले पढ़ा था कि गैस का जब प्रसार होता है तो उसके दाब के अनंत सूक्ष्म कम दाब गैस का प्रसार उसके दाब के अनंत सूक्ष्म कम प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होने दिया जाता है, तो प्रसार उत्क्रमणीय होता है। तो हम थोड़ा सा गैस के दाब से प्रतिरोधी दाब को थोड़ा सा कम करें, फिर प्रसारित करें, फिर थोड़ा सा प्रतिरोधी दाब को कम करें, फिर प्रसारित करें। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। और जब प्रसार उत्क्रमणीय होता है तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। यदि गैस के दाब और प्रतिरोधी दाब में अंतर अधिक यानी बहुत अधिक हो या गैस का प्रसार तेजी से हो तो गैस का प्रसार अनुत्क्रमणीय कहलाता है और किया गया कार्य कम होता है। तो किसी भी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन के होने वाले प्रक्रम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। और यहाँ पर ये जो स्पॉन्टेनियस जो प्राकृतिक प्रक्रम है वह स्वतः होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले, जल हमेशा हमने देखा है कि उच्च तल से नीचे तल की ओर ही प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और प्रवाह की दिशा को बिना किसी बाह्य कार्य के विपरीत नहीं किया जा सकता, यानी कि यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है परंतु इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम बाह्य कार्य करें या बाह्य बल लगाया जाए तो उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। हमने हमेशा देखा है ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित होती है, यानी जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। यदि प्रक्रम को उल्टा किया जाता है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से कम विभव की ओर
प्रवाहित होती है। यह भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कॉपर धातु को यदि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डाला जाता है तो कॉपर स्वतः घुलता है तथा सिल्वर अवक्षेपित होती है। जैसे कॉपर जो है मेटल है, इसको जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कॉपर नाइट्रेट का स्वतः घुलकर जो है कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन बनाती है और सिल्वर मुक्त हो जाता है। इसी तरीके से किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के दो अणुओं को कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन में अभिगमन एक स्वतः प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में करने के लिए यांत्रिक दाब की आवश्यकता होती है। तो एक गैस उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर स्वतः प्रवाहित होती है और इन सभी प्रक्रमों से कार्य प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, अतः उत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना में अधिकतम कार्य जो है इन प्रक्रमों से प्राप्त कार्य बहुत कम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो गैस का दाब है मतलब प्रोसेस उत्क्रमणीय होगा या अनुत्क्रमणीय होगा, और बहुत सारे प्रोसेस अनुत्क्रमणीय हैं और इन प्रोसेसेस में जो अधिकतम कार्य प्राप्त होता है या अधिकतम कार्य होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसके आधार पर द्वितीय नियम के कई कथन जो है द्वितीय नियम के कई कथन हैं जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को, यानी हमने पढ़ा कि हमेशा ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो इसके यहाँ पर हमने उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को कुछ ऊष्मा स्थानांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यानी कि अगर हमें कुछ कार्य प्राप्त करना है तो हमें कुछ न कुछ ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ऊष्मा भंडार से निम्न ऊष्मा भंडार की ओर करना ही होगा। दूसरा है केवल एक ऊष्मा स्रोत से जुड़े एक तंत्र से, मतलब सोर्स जो है एनर्जी का वो अगर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो चक्रीय प्रक्रम द्वारा परिपार्श्विक पर कुछ कार्य संभव नहीं है। अर्थात कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना आवश्यक है। इसको हम आगे समझेंगे और इसको द्वितीय नियम को निम्न प्रकार से भी समझाया जा सकता है। एक तंत्र के किसी भाग अथवा परिपार्श्विक में परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा को तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है, यानी रूपांतरित करना असंभव होता है। अर्थात किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा अपने कुछ भाग का हनन किए बिना तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। यानी कि ऊष्मा जो है उसका कुछ मात्रा का जो है व्यय होगा ताकि वो कार्य में परिवर्तित हो सके। क्लाउसियस ने रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर ऊष्मा गति के द्वितीय नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया। किसी भी स्वतः क्रियाशील इस मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त न हो, किसी निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव है। यानी कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ये सामान्य कथन है जिनके के आधार पर हम किस तरीके से ऊष्मा और कार्य के सहायता से परिवर्तित होता है ये हम पढ़ेंगे। ऊष्मा और कार्य का जो रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन यानी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा की स्वाभाविक प्रवृत्ति ऊष्मा में परिवर्तित होने की होती है।
परंतु ऊष्मा के कार्य में परिवर्तित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। और यह अगर हमें ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना है तो हमें कोई न कोई यांत्रिक कार्य करना, यांत्रिक विधि द्वारा हमें ये परिवर्तन करना होगा। और यह जो यांत्रिक विधि जिसके द्वारा कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाता है उसे हम हीट इंजन कहते हैं। यानी कि जैसे एक समतापीय उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में शुद्ध ऊष्मा अवशोषित नहीं होती, क्योंकि तंत्र एवं परिपार्श्विक प्रारंभिक अवस्था में ही वापस आ जाते हैं और कार्य भी शून्य होता है। यानी कि अगर समतापीय उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम है तो किसी तरह की ऊष्मा अवशोषित नहीं होगी, क्योंकि तंत्र और परिपार्श्विक वापस अपनी पूर्व अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं और किया गया कार्य भी शून्य होता है। अगर एक गैसीय तंत्र है, ऊष्मा को अवशोषित करके कुछ कार्य प्रसार कार्य करता है, यदि तंत्र पर समान मात्रा में संपीड़ित किया जाए तो ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेगी, परंतु प्राप्त ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा से कम होगी, क्योंकि अवशोषित हुई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हुई। अतः आवश्यक है कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और उसका एक अंश ही कार्य में परिवर्तित होता है। शेष अंश तंत्र के अणुओं की अनियमित गति बढ़ाने में काम में आता है। यही अनियमित गति ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होने देने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर कार्नोट साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें कोई तंत्र कुछ उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरते हुए अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम होने जरूरी हैं और अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। तो सबसे पहले 1824 में वैज्ञानिक सादी कार्नोट ने इस चक्र का अध्ययन करके ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलने की युक्ति बनाई, जिसे कि हम ऊष्मा इंजन कहते हैं। यानी कि कार्नोट ने सिद्ध किया कि आदर्श अवस्थाओं में भी ऊष्मा का एक निश्चित प्रतिशत ही कार्य में परिवर्तित हो सकता है और वास्तविक ऊष्मा इंजन पूर्ण उत्क्रमणीय नहीं होते, क्योंकि घर्षण, चालन, विकिरण आदि से ऊष्मा हानि को पूर्णतः रोक पाना संभव नहीं होता। तो यहाँ पर ऊष्मा के अधिकांश अंश को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नोट ने चक्रीय प्रक्रम का वर्णन किया, जो कि कार्नोट साइकिल या कार्नोट का आदर्श इंजन कहलाता है। तो इस चक्रीय प्रक्रम को समझने के लिए एक सिलेंडर लिया जाता है जिसमें कि एक भारहीन और घर्षण रहित पिस्टन लगा रहता है। इस सिलेंडर में 1 मोल गैस ली जाती है और ये जो सिलेंडर है ये तंत्र कहलाता है, जिसमें कि 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। इस तंत्र का द्रव्यमान निश्चित है, अतः ताप, दाब और आयतन ये 3 वेरिएबल्स हैं। इनमें से अगर किसी एक को स्थिर कर दें तो बाकी 2 से हम किसी भी तंत्र की अवस्था की व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ पर कार्नोट चक्र अथवा ऊष्मा इंजन 2 ऊष्मा कुंडों के मध्य कार्य करता है, जिनके ताप T1 और T2 हैं। अब यहाँ पर 2 ऊष्मा कुंड हैं, जिसमें कि इससे एक को हीट रिजर्वोयर और दूसरे को हम सिंक कहते हैं। हीट रिजर्वोयर का टेम्परेचर हमेशा सिंक से ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए सिंक का टेम्परेचर रिजर्वोयर से इससे ज्यादा हो जाता है तो ये जो है हीट रिजर्वोयर का कार्य करेगा और ये सिंक का कार्य करेगा। तो ऐसे तंत्र को, जिसका ताप तंत्र के प्रत्येक भाग में समान होता है और इस तंत्र की और ऊष्मा की कुछ मात्रा प्रवाहित करने से अथवा इससे कोई ऊष्मा निकलने से तंत्र के ताप में प्रभाव नहीं पड़ता। और जब किसी ऊष्मा कुंड से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो ये सोर्स की भांति कार्य करता है। यदि इसकी और कुछ मात्रा में ऊष्मा को इसकी ओर, मतलब ऊष्मा जब बाहर निकलती है
ऊष्मा कुंड से तो ये सोर्स की तरह कार्य करेगा, और जब इसकी ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है तो ये सिंक कहलाता है। तो ये सिंक की तरह से कार्य करेगा। तो यानी कि कुल जो कार्नोट साइकिल है इसमें 4 उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं जिनसे गुजरकर तंत्र अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। इसमें से 2 जो प्रक्रम है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, और दूसरा जो है फिर रुद्धोष्म एक्सपेंशन है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है, संपीड़ित जो है, और फिर रुद्धोष्म कंप्रेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेंडर को T1 ताप वाले ऊष्मा कुंड से जोड़ दिया जाता है। तो जो यानी कि एक ताप स्थायी मान लें हम, तो प्रत्येक भाग का ताप और इस समय पर तंत्र का आयतन V1 और दाब P1 है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर, है ना। ये T1 टेम्परेचर है रिजर्वायर का, हीट रिजर्वायर का, है ना। प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। और यहाँ पर इस T1 टेम्परेचर पर जब इसका प्रसार किया जाता है तो ये अवस्था A से B में परिवर्तित हो जाता है, जहां पर कि आयतन जो है V1 से V2 हो रहा है, और दाब जो पहले P1 था, जब गैस का प्रसार होता है तो समताप पे वायल के नियम के अनुसार जब गैस प्रसारित होती है तो यानी कि आयतन बढ़ता है तो दाब में कमी आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं P1 की तुलना में P2 दाब कम है, और जबकि आयतन यहाँ V1 है और जो है V2 जो आयतन है वो V1 से ज्यादा है। यहाँ पर जबकि दाब जो है P1 P2 से ज्यादा, दूसरे दाब से ज्यादा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दाब में कमी आ रही है, और ये दाब P2 है और आयतन V2 जो कि प्रारंभिक आयतन से ज्यादा है, और T1 टेम्परेचर है। तो चूंकि ये प्रसार जो है समतापी प्रसार है, तो इस अवस्था में हमको पता है कि तंत्र का जो है ताप में परिवर्तन नहीं होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य होगा। तो प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इक्वल टू Q1 माइनस W1 बराबर 0। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये 0 है, तो बराबर 0, तो Q1 इक्वल टू W1 होगा। यानी कि जब प्रक्रम समतापी प्रक्रम हो तो स्थिर ताप T1 पर गैस का प्रसार V1 से V2 करने पर तंत्र द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य W1 इक्वल टू RT1 log V2 अपॉन V1। तो चूंकि Q1 इक्वल टू W1 है, तो यहाँ पर Q1 बराबर RT1 log V2 अपॉन V1, यानी कि तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा समतापी प्रसार में तंत्र द्वारा किए गए कार्य के समान होगी। अब यहाँ पर रुद्धोष्म परिस्थिति है, सेकेंड वाला स्टेप, सेकेंड स्टेज का एडियाबैटिक एक्सपेंशन, समतापी रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट होती है, अवशोषित गई ऊष्मा। तो ऊष्मा कुंड रुद्धोष्म परिस्थिति प्राप्त करने के लिए सिलेंडर को ऊष्मा कुंड से हटाकर ऐसे अचानक जैकेट में फिट करते हैं जिसे तंत्र न तो ऊष्मा ग्रहण कर सकेगा और न ही त्याग सकेगा, यानी ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में गैस का प्रसार करने पर मान लीजिए आयतन जो है V2 से V3 हो जाता है, तो यहाँ पर दाब में भी कमी आएगी जो कि P2 से P3 कमी हो रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाता है। यहाँ पर सिंक द्वारा वो रिजर्व हीट सोर्स द्वारा जो है टेम्परेचर पिस्टन को दे दिया जाता है। तो यानी कि इसमें अब दाब P3 और ताप माना T1 से घटकर T2 हो जाता है। तो अवस्था में
सी अवस्था है, ये प्रसार रुद्धोष्म परिस्थिति में संपन्न होता है, अतः Q2 बराबर 0 होगा। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q2 माइनस W2 बराबर, क्योंकि ये Q2 यहाँ पर 0 है तो माइनस W2 होगा, तो डेल्टा E बराबर CV इंटू dt होता है, अतः माइनस W2 डेल्टा E इक्वल टू माइनस W2 इक्वल टू CV dt, यानी कि इस यहाँ पर W2 इक्वल टू माइनस CV dt लिख सकते हैं, तो बराबर हो गया माइनस CV T2 माइनस T1, तो CV T1 माइनस T2, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य W इक्वल टू CV T1 माइनस T2। इसी तरीके से जब समतापीय संपीड़न होता है तो सिलेंडर को अब रुद्धोष्म परिस्थिति से हटाकर हम कम ताप वाले ऊष्मीय कुंड से जोड़ देते हैं और फिर स्थिर ताप पर T2 पर गैस को संपीड़ित करते हैं, तो संपीड़ित होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ये उल्टी तरफ जा रहा है, यानी C से अवस्था D को प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर आयतन में कमी होगी, यानी V3 से V4 हो गया ये टेम्परेचर, और दाब जो है वो P3 से P4 बढ़ जाएगा और आयतन में कमी होगी और टेम्परेचर T2 है। तो इस समय दाब यानी अवस्था में जो तीसरा स्टेप है वो संपन्न होगा, तो C से D में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर आयतन में कमी V3 से V4 और दाब में वृद्धि P3 से P4 की तरफ होगी। तो यहाँ पर P समतापीय है ये प्रोसेस, तो आंतरिक ऊष्मा में, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो भी यहाँ पर शून्य होगा, यानी डेल्टा E बराबर 0 होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से वापस डेल्टा E बराबर Q3 माइनस W3 थर्ड स्टेप में, तो माइनस Q3 बराबर W3, ये इधर चला गया, तो दोनों पॉजिटिव, दो चूंकि संपीड़न में ताप तंत्र के लिए किया गया कार्य है, तो माइनस W3 बराबर RT2 log V4 माइनस V3, तो माइनस Q3 बराबर RT2 log V4 अपॉन V3, अर्थात तंत्र द्वारा त्यागी गई ऊष्मा पर किए गए कार्य के समान होगा। अब थर्ड के बाद में रुद्धोष्म संपीड़न है, यानी एक बार एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, फिर थर्मल कंप्रेशन है और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 स्टेप्स है। तो चौथे स्टेप में जो है हम ये देखते हैं, इसमें वापस वही ये जो D से वापस A अवस्था में आ रहा है, यानी अपनी पूर्व अवस्था में आ रहा है, तो यहाँ पर जो दाब है कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि आयतन में जो है वो कमी होगी V4 से V1, यहाँ हम देख रहे हैं V4 जो है V1 से ज्यादा है। इसी तरीके से T2 टेम्परेचर T1 से कम है और दाब जो है P4 P1 से कम है, तो P4 और ये P1, दाब और आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये जो है रुद्धोष्म संपीड़न को बता रहा है। इसको भी थर्मोस्टेट से हटाकर वापस जो है उसमें एक जैकेट में डाल दिया जाता है, अचालक जैकेट से, ताकि ऊष्मा को न तो अवशोषित किया जा सके और न ही त्यागा जा सके। और यहाँ पर जब फिर कंप्रेशन करते हैं, रुद्धोष्म कंप्रेशन करते हैं, तो आयतन में कमी होती है और दाब में वृद्धि होती है और टेम्परेचर T2 से T1 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि रुद्धोष्म संपीड़न में है ना, वही किया गया कार्य W4 होगा
और अब मूल आयतन B1 पर ले आते हैं जहां उसका दाब P1 है, अर्थात तंत्र कार्नोट चक्र को पूर्ण करके अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। चूंकि रुद्धोष्म स्थिति में Q बराबर 0 होता है, अतः यहाँ पर ये Q 0 होगा, तो डेल्टा E इक्वल टू माइनस W4। तो डेल्टा E बराबर CV dt, तो डेल्टा E बराबर माइनस W बराबर CV dt। तो W4 इक्वल टू माइनस CV dt बराबर माइनस CV T1 माइनस T2। तो W4 इक्वल टू माइनस CV T1 माइनस T2। तो हमने ये देखा पूरे साइक्लिक प्रक्रम में A से B, B से C, C से D में, D और D से A में आने पर जो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कुल कार्य का जो प्रभाव होगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 होगा। तो समीकरण से W1 का, समीकरण 4 से W2 का, समीकरण 6 से W3 का और 7 से W4 का मान अगर हम रखेंगे तो W साइक्लिक प्रोसेस के लिए RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस CV T1 माइनस T2 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3 माइनस CV T1 माइनस T2। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3। और चित्र में हमने देखा कि V1 और V4 एक रुद्धोष्म वक्र पर है और V2 V3 दूसरे पर है। तो V1 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V3। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 9 को। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V3। तो RT log T1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V1 अपॉन V2। तो इसको हम सिमिलर करने के लिए इसको हम उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको उल्टा कर देंगे तो V साइक्लिक इक्वल टू R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1। तो कार्नोट साइकिल में 4 प्रक्रमों में से रुद्धोष्म प्रक्रम जो है दो स्टेज सेकेंड और फोर्थ में Q का मान 0 होता है, जबकि प्रक्रम 1 में तंत्र Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और प्रक्रम 3 में Q3 ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है। अतः पूरे प्रक्रम में कुल ऊष्मा का प्रभाव, ये ऊपर तो हमने कार्य का प्रभाव देखा था, ऊष्मा का प्रभाव Q साइक्लिक इक्वल टू Q1 माइनस Q3। तो यहाँ पर समीकरण 3 और 6 से Q1 और Q3 का मान रखें तो RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3। तो बराबर ये आएगा, बिल्कुल ऊपर अपन ने जो किया था V1 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V3। तो Q साइक्लिक इक्वल टू RT1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1 है। तो उच्च ताप T1 पर अवशोषित कुल ऊष्मा की मात्रा Q1 है और इससे उत्पन्न कुल कार्य W साइक्लिक है। अतः समीकरण 3 और 10 से W साइक्लिक अपॉन Q1 इक्वल टू RT1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1 पर Q1 बराबर RT1 log V2 अपॉन V1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये R से R कैंसिल हो जाएगा और log V2 अपॉन V1 और अपॉन log V2 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएगा। तो W साइक्लिक अपॉन Q1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यह जो है, ये जो इक्वेशन है कार्नोट साइकिल की समीकरण है, जो ये बताती है कि उच्च ताप वाले कुंड से ग्रहण की गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होती और इस कार्नोट इंजन की दक्षता W साइक्लिक अपॉन Q1 दोनों ऊष्मा कुंडों के ताप के अंतर पर निर्भर करती है। तो आज हमने
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस थी, कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता पड़ी, फिर इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो जो बहुत सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ा। और फिर इसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा, और इससे हमने आधार पर हमने देखा कि एक साइक्लिक प्रोसेस के को जब एक 4 स्टेप्स में किया जाता है, जिसमें कि 2 समतापी प्रक्रम है और 2 जो है रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा हो रहा है परिवर्तन। तो इसके आधार पर हमने किए गए कार्य यानी कि और इंजन की दक्षता दोनों के बारे में पढ़ा, और हमने ये इसके बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।